ओके भाई, जब इसमें ये करेंगे तो जब एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ही नहीं, यहां लिख दो आप जी नो इजेक्शन, बात खत्म। अरे समझ में आई जी? ठीक है, ये हमारे 3 केसेस थे। इन 3 केसेस के अंदर हम देख रहे थे कि हम अपने कितनी एनर्जी दें, कितनी एनर्जी दें और कितना हमारा, किस हिसाब से हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा या जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज हमें याद रखने की है। अब मैं आपसे पूछूं, हाँ जी जनाब ये बताइए कि हमारा ई जो है टोटल एनर्जी जो थी वो बराबर थी ई नॉट के और काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि हमने जितनी इंसिडेंस एनर्जी हम दे रहे थे वो बराबर थी थ्रेशहोल्ड एनर्जी के, और बची कुछ एनर्जी एज अ काइनेटिक एनर्जी यूज हो रही थी। अब अगर हमने मैंने कहा आपसे कि जी ऐसा है जनाब, मैं तो नहीं दे रहा एनर्जी, मैं क्या करूंगा, मैं उसकी फ्रीक्वेंसी दे दूंगा उतने हिसाब की, एच न्यू उतनी मैंने फ्रीक्वेंसी दी, क्योंकि हम एनर्जी तो दे नहीं सकते भाई, हम तो लाइट उसमें कोई ना कोई रेडिएशन डालेंगे ना, तो रेडिएशन या तो मैंने फ्रीक्वेंसी डाली, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं डाली तो मैंने क्या किया, मैंने एच सी बाय लेमडा। भाई समझ में आया मैंने एच न्यू और एच सी बाय लेमडा क्यों लिखा? नो सर। अरे भाई एनर्जी के बराबर यही तो होता है, क्या हो गया सर? व्हाट स्टैंड्स? सर ये बस डेरिवेशन ही होता है। डेरिवेशन होता है, हाँ काइंड ऑफ डेरिवेशन वही कर रहे हैं यार। यस सर, मतलब तो जिन्हें समझ नहीं आया उनके लिए। हाँ एग्जैक्टली ये देखो, डेरिवेशन करना जरूरी इसलिए होता है ताकि हमें समझ में आ जाए कोई फॉर्मूला है तो क्यों है। अब फॉर एग्जांपल आप खुद सोचो, एक बार खुद सोचो कि अगर मैं फॉर्मूला डायरेक्टली लिख देता, अगर मैं लिख दूं जी न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट इज प्लस काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एच, भाई बता दो कहां से आया? कुछ लोग बता देंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हमें जानना जरूरी है कि अगर हमें ये वाला फॉर्मूला मालूम है तो हम कुछ भी निकाल लेंगे, वी कैन डेराइव एनीथिंग। ठीक है, तो इसलिए बेहतर ये है, अब एनर्जी को हमने खोल दिया, हम जानते हैं कि जो हमारी एनर्जी है वो होती है एच न्यू। जब एनर्जी हमारी एच न्यू होती है तो E इज इक्वल टू एच न्यू यहाँ लिख दिया और एच सी बाय लेमडा यहाँ लिख दिया। अब ये न्यू जो है, ये न्यू है न्यू ऑफ इंसिडेंस, ये है लेमडा ऑफ इंसिडेंस। अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे जी, वर्क फंक्शन। अब ये वर्क फंक्शन ये भी एनर्जी है भाई, इट इज आल्सो काइंड ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी है तो इसको भी हम एच न्यू नॉट, दिस इज द वर्क फंक्शन और द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। अरे समझ में आई जी बातें? इतनी खामोशी कैसे? सर ये दोबारा समझा दीजिए। ओके, आपने सी लिखा है, ये लाइट की स्पीड है ना? जी हाँ जी, लाइट की इसके बाद जो सी है, जी जी जी, सी जहां भी यूज होगा लाइट की स्पीड ही होगी, राइट। तो जी देखिए, जो हमारी एनर्जी है E इज इक्वल टू एच ई नॉट प्लस के ई, ये हमारा मेन फॉर्मूला है किस चीज का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। और हम जानते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, E इज इक्वल टू एच न्यू भी होता है और E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा भी होता है, राइट। तो हमारी जब ये दो इक्वेशंस हैं तो हम कुछ नहीं करना, इस वाली एनर्जी को जस्ट एच न्यू लिख दो और दूसरे फॉर्मूले में इस वाली एनर्जी को एच सी बाय लेमडा लिख दो, कुछ नहीं किया जी, सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया है। ओके, ऐसे ही मैं इसको भी लिख सकता हूं एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा नॉट, वेयर लेमडा नॉट इज द थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। अरे समझ में आया जी? और आगे भी नॉट लगेगा, वो थ्रेशहोल्ड से रिलेटेड होगा। जी हाँ, नॉट जहां भी लगेगा वो थ्रेशहोल्ड ही होगा। अब जरा बताओ जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? भाई सबको मालूम है, 9th क्लास में पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, वेरी गुड, हाफ एम बी स्क्वायर। तो भाई सिंपल सी बात ये हो गई, एच न्यू आई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, यानी कि गिवन एनर्जी विल बी इक्वल टू थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और यहां भी आप हाफ एम बी स्क्वायर लिख सकते हैं। भाई एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद है तो दुनिया भर का कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाएगा इससे रिलेटेड आप कर दोगे। अरे समझ में आया जी? कोई परेशानी किसी को नहीं ना? चलो अब एक चीज मैं और आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं
यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है, एनर्जी की आपकी 2 यूनिट्स इसमें हो सकती हैं। 2 यूनिट्स क्या क्या हो सकती हैं? या तो आपकी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या फिर आपकी एनर्जी गिवन होगी जूल्स में। ओके, याद हमें ये रखना है कि भाई साहब आपको जितनी कैलकुलेशन करनी है जूल्स के अंदर ही करनी है। जूल्स के अंदर ही जितनी भी कैलकुलेशन है वो करनी। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है तो उसको जूल्स में कन्वर्ट करो। अब जूल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई? बहुत सिंपल सी बात है। जो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है जी? भाई पॉजिटिव का उसका चार्ज ले लो, कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। इतने जूल एनर्जी होती है जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा इतने के बराबर होता है। तो जितनी भी कैलकुलेशन आप लोग करोगे बेहतर ये है कि जूल्स में कर लो। जब प्रैक्टिस में आ जाओगे तो चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख के कर लेना, बाद में इधर उधर करके वो कर लेना, लेकिन अभी के लिए जूल्स में आपको सारी चीजें करनी है। ठीक है जी? अरे समझ में आया किसी को? सर जो 1.6 × 10⁻⁻19 है, ये तो इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी भी होती है। इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी नहीं होती बेटा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतना। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इवन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जब ही तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज किया है। ठीक है जी, इतना समझ में आया? आ जाओ जी, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो हमारा अच्छा, ये किसने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, ये हमारे आइंस्टाइन साहब ने पहली बार किया था। ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ, एक सिंपल सा बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछूंगा। मान लो मैंने 10 जूल एनर्जी इस मेटल की प्लेट को दी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन भाग गया एक्स अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेकर। भाई समझ में आई बात है क्या कह रहा हूं? एक्स 10 जूल एनर्जी दी तो एक्स अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी लेके भाग गया। इसी मेटल को थोड़ी देर बाद मैंने 100 जूल एनर्जी दी और यहां पर इस पर स्ट्राइक कराया और ये भी इलेक्ट्रॉन कुछ वाई अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी लेकर भाग गया। अब मुझे एक बात बताओ कि काइनेटिक एनर्जी एक्स की ज्यादा होगी या वाई की ज्यादा होगी? भाई वाई की ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। देखो, मान लो इस मेटल की प्लेट, मान लो कि 9 जूल इसमें थ्रेशोल्ड था। भाई मेटल की प्लेट तो उतनी है। अब जब 9 यूज करके 1 जूल बचा तो 1 जूल हो गया एक्स, और वाई के अंदर हमने देखा वो हो गया 91। तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। अब ये समझने वाली बात, काइनेटिक एनर्जी हमारी डिपेंड करती है कि हम कितनी एनर्जी या कितनी फ्रीक्वेंसी उस पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी? यस। ओके, आ जाते हैं जी हमारे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि अ लाइट ऑफ द वेवलेंथ, हमने वेवलेंथ दी है 5000 एंगस्ट्रॉम, फॉल्स ऑन द मेटल प्लेट। ठीक है जी, एक किसी मेटल प्लेट पर इतने एंगस्ट्रॉम की हमारी लाइट फॉल हो रही है, और उस मेटल प्लेट का जो वर्क फंक्शन है, जो हमारा वर्क फंक्शन है E0, वो है कितना जी? हमारा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो हमें दो चीजें निकालनी है। पहली चीज जो निकालनी है, हमें निकालनी है जी एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। और दूसरी चीज हमें निकालनी है जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कौन से? भाई वो वाले इलेक्ट्रॉन जो फोटो लेकर भाग गए। अरे फोटो लेकर भाग गए का क्या मतलब? जिस पर फोटोन स्ट्राइक करा और उस वजह से वो भाग गए, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब जरा क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और गौर से समझो कि मैंने इतनी वेवलेंथ दी है, तो ये हमारी वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंस हो गई, और इतनी और एनर्जी निकालनी है फोटॉन्स की। अब भाई फोटोन, अकेले फोटोन कब होंगे? इंसिडेंस वाले ही तो होंगे, यानी कि उसी का हमें वेवलेंथ दिया हुआ है और उसी की हमें एनर्जी दी हुई है।
तो जरा निकालो जी। क्या है जी फॉर्मूला, बताओ जल्दी से। एनर्जी और लैम्डा का कौन सा फॉर्मूला है, बताओ जल्दी जल्दी। अरे भाई बताओ। वेरी गुड। एनर्जी इज इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। h जो है हमारा h जो होगा क्या है जी, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय, ये है हमारा c, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट। और लाइट का क्या होता है जी, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 मीटर। हाँ जी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमारा जो लैम्डा है, लैम्डा दिया है ऑंगस्ट्रॉन्ग में। अब इस लैम्डा को पहले हमें कन्वर्ट करना होगा काय में, अरे मीटर में। क्यों मीटर में, क्योंकि हमारी लाइट जो है वो, हमारी लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड है। ठीक है, इसलिए हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा। क्योंकि देखो सिंपल सी बात क्यों है, ये है जी हमारा, ये होता है हमारा जूल सेकेंड, ये होता है हमारा मीटर्स पर सेकेंड। अब यहां भी हम मीटर में ले लेंगे तो देखो मीटर से मीटर कैंसिल, ये सेकंड है, ये पर सेकंड है, तो सेकंड से पर सेकंड कैंसिल, क्या रह गया भाई, क्या रह गया, जूल्स रह गया। तो हमारी जो एनर्जी आएगी जूल में आएगी। अब जरा निकाल लो। अब पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर क्या लिखेंगे जी भाई, ऑंगस्ट्रॉम है। वेरी गुड, -10। वेरी गुड। चलो जी जल्दी से इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, जिन लोगों को नहीं मालूम, एडवांस लेवल पर आके इंजीनियरिंग में या किसी उसमें कैलकुलेटर आता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, अभी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल इफ़ यू वांट टू बी एन इंजीनियर या इस पोस्ट पे अगर जाना है तो ऑब्वियसली मतलब आप लोग परचेज कर सकते हो। लेकिन अभी बेहतर यह है परचेज ना करो, क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। ठीक है, आप हायर लेवल पे जाते हो तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी 12th और 11th में एग्जाम में हम कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते। तो ज़रा कोशिश करो इसको अपने आप सॉल्व करने की। (3.9756 into 10 to the power of -19). वेरी गुड, आंसर आ गया हमारा। हमारी जो एनर्जी आई है वो आई है 3.97 भाई 98 होगा, 98 क्योंकि 975 है। 3.98 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स। ठीक है जी, ये क्या आ गई भाई, क्या आ गया हमारा, ये हमारी एनर्जी आई, इतनी एनर्जी हमने दी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है ये एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, आईफोन 12 प्रो किसने ज्वाइन करा हुआ है बिना नाम के? आईफोन 12 प्रो ये किसने ज्वाइन करा था? फरहीन अंसारी। कि प्लीज अपने नाम से, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, सब पुराने स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर, अपने नाम से ज्वाइन किया करें प्लीज।
ओके गाइस, तो क्या कर रहे थे जी हम? अच्छा, कोई है ऐसा जो बोर हो रहा है क्लास में बैठकर? अभी बता दो। अरे आवाज नहीं आ रही? हाँ, तो गोइंग गुड, समझ में आ रही हैं चीजें? सर सेकंड वाले का आंसर है 0.94 into 10 to the power of -19। वो तो आ जाएगा यार, कोई बात नहीं। सेकंड वाले का आंसर, अच्छा जी देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जी फोटोन की। अब फोटोन की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको एक बात मैंने बताई थी कि जी चलो जी पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा होता है E = E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अभी तो हमें mv² की तो हाफ mv² की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना। तो भाई अब देखो हमारा E0 जो है वो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। काय में कन्वर्ट करेंगे? जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो जूल में कन्वर्ट कैसे करेंगे जी? जूल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिवाइड कर दो मास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये था हमारा 1.9 डिवाइडेड बाय 1.9 इंटू 10 to the power minus एक मिनट एक इलेक्ट्रॉन सॉरी मल्टीप्लाई क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 3.04। हाँ ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो कितना होता है जी? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.9 into 1.6 into 10 to the power of -19, राइट। सो 1.6 into 10 to the power -19 होता है। तो हमारा कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है गिवन? कितना गिवन है? 1.9 गिवन है। तो हमारा 1.9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 into 10 to the power -19। आओ जी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, 1.9 मल्टीप्लाई बाय 1.6, बाकी तो सेम रहेगा। ये हो गया हमारा 3.04 into 10 to the power -19 जूल्स। क्या है जी हमारा? ये हमारी एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? वही वर्क फंक्शन वाली थ्रेशोल्ड एनर्जी। हमारे पास E आ गया जी, E0 आ गया। अब तो निकाल लोगे काइनेटिक एनर्जी? अरे अब भी नहीं निकलेगी। 0.94 into 10 to the power of -19 आ गया जी। 0.94 into 10 to the power 94 into 10 to the power -19 जूल्स। अब अगर क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं जी मुझे जूल में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्या करोगे? कुछ नहीं करना जी सर, डिवाइड कर दो उसको 1.6 into 10 to the power -19 से। अरे समझ में आया ये क्वेश्चन? अरे किसी को कोई परेशानी तो नहीं है भाई? सब लोग अपने अपने माइक को बोलकर यस बोलिए प्लीज। हर एक का मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए होगा क्लास में। यस सर। नो सर, आ रहे हैं सर। ग्रेट। जो बोल नहीं सकते वो चैट में लिख सकते हैं। किसी ने पूछा है कि सर 5000 into 10 to the power 10 कैसे आया? सर हमने उसको कन्वर्ट किया, हमने ऑंगस्ट्रॉन्ग को कन्वर्ट किया है मीटर्स में, और ऑंगस्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 यूनिट का फर्क होता है। तो इसलिए अच्छा, जो हमारा ऑंगस्ट्रॉन्ग है वो छोटी यूनिट है, मीटर बड़ी यूनिट है। तो छोटी से बड़ी यूनिट में जाने के लिए हम पावर माइनस में ले जाते हैं, तो 10 to the power -10 इसलिए यूज किया। ओके, ग्रेट, बढ़िया। लेट्स कम बैक टू अनदर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे और आ जाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया देखते हैं। ग्रेट। ओके, क्वेश्चन आते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी। A photon of wavelength
वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ थी? 4 × 10⁻⁻7 मीटर्स। जरूरत ही नहीं है जी, मीटर में ही है, कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। ये स्ट्राइक कर रहा है मेटल प्लेट पे, स्ट्राइक्स ऑन द मेटल प्लेट whose work function is by W, और एनर्जी एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, W0 हो या E0 हो, एक ही बात है। उसका वर्क फंक्शन जो दिया है वो दिया है हमने 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। वेरी गुड। कैलकुलेशन करना है हमें जी, कैलकुलेट। पहली चीज है जी हमने एनर्जी ऑफ फोटोन, पहली चीज है हमारी फोटोन की एनर्जी ऑफ फोटोन। भाई एनर्जी ऑफ फोटोन कौन सा होता है? जल्दी बता दो, जल्दी। एनर्जी ऑफ hc by lambda। हाँ, एनर्जी बाय लैम्डा होता है। ई कौन सा वाला ई है ये? ई इंसिडेंस। वेरी गुड, इंसिडेंस। वेरी गुड। या दूसरी चीज आपको निकालनी है वेलोसिटी। किस चीज की? वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। भाई फोटो इलेक्ट्रॉन कौन से वाले? हमारे इलेक्ट्रॉन जो के फोटोन की वजह से बाहर गए हैं, उनकी वेलोसिटी निकालनी है। और तीसरी चीज हमें जो निकालनी है हमें, वो है काइनेटिक एनर्जी। एक मिनट, ये वेलोसिटी ना थर्ड पार्ट, सेकंड था काइनेटिक एनर्जी। सेकंड पार्ट वाज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। भाई निकाल लोगे? जल्दी बताओ, जो नहीं निकाल सकता जब वो बताओ। भाई किसी को कोई परेशानी है इसके अंदर? हो जाएगा क्वेश्चन। अरे भाई क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन होगा भी नहीं। अरे भाई क्या हो गया? सर फर्स्ट वाले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? भाई फर्स्ट वाले में सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, E = hc by lambda। जहाँ लैम्डा गिवन है, h और c की वैल्यू हमें मालूम होती है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, एक बार करके ट्राई कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हमें एनर्जी निकालनी है फोटोन की, और फोटोन की एनर्जी, जिस फोटोन की एनर्जी निकालनी है उसका वेवलेंथ यहाँ पर गिवन है। कोई बात नहीं, एनर्जी = hc by lambda। भाई h हो गया हमारा 6.626 × 10⁻⁻34। c हो गया हमारा, c कितना होता है जी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा की वैल्यू ऑलरेडी मीटर में गिवन है। भाई h रखो, c रखो, लैम्डा रखो, आ गया हमारा आंसर। भाई परेशानी इसमें किसी को? सर ये hc क्या होता है? बेटा h होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, और c होता है आपका स्पीड ऑफ द लाइट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, आपके पिछली क्लास में नहीं थे, खैर वैसे टाइम भी हो गया पिछली क्लास को यार, अच्छा खासा, मतलब 2 हफ्ते हो गए, तो इसलिए no, सर मैं नहीं थी। ओके, जब भी कोई बात नहीं। तो हमारा h जो होता है, h होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। इस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻⁻34, और दूसरा हमारा होता है c। ये हमारे कांस्टेंट है जी, ये वैल्यू चेंज नहीं होती, पूरे यूनिवर्स में यही वैल्यू रहेगी। ठीक है जी, पूरे यूनिवर्स में यही वैल्यू रहेगी। हाँ, अगर किसी दूसरे यूनिवर्स में चले जाएंगे तो हो सकता है वैल्यूज चेंज हो जाएं, उनका नहीं कह सकते, लेकिन हमारे यूनिवर्स में जिसमें हम रहते हैं उसमें c और h की वैल्यू इतनी ही रहेगी। ये होता है हमारा क्वांटम वर्ल्ड में भी जी। नहीं क्वांटम, यार क्वांटम वर्ल्ड की तो बात हो रही है, ये बात तो क्वांटम वर्ल्ड की हो रही है जी, क्वांटम वर्ल्ड की एनर्जी है ये। अब यार खुद सोचो, मतलब अगर रियल वर्ल्ड की बात कर लोगे, इतनी एनर्जी में पहुंच जाओ, मतलब इतनी उसमें पहुंच जाओगे आप स्पीड पे? ऑब्वियसली नॉट। बताया था मैंने पिछली क्लास में, रीजन भी दिया था एक आइंस्टाइन की इक्वेशन को, मास इनफाइनाइट हो जाता है इस स्पीड पे जाके, जिस वजह से हम अपनी इस फॉर्म में नहीं कर सकते, है ना? खैर ओके, तो ठीक है जी, जिनको समझ में नहीं आया था, चलो ये निकल जाएगा। अब हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ द फोटोन। तो वेलोसिटी ऑफ द फोटोन कैसे निकलेगी? ओहो, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी से डिपेंड करती है, और काइनेटिक एनर्जी फोटोन से डिपेंड करती है। फर्स्ट आंसर है 4.96 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है जी, वेरी गुड। ठीक है, 4.97 × 10⁻⁻19। ठीक है जी, अब हमें दूसरी बात निकालनी है काइनेटिक एनर्जी और, हाँ ठीक है, ग्रेट। तो वेलोसिटी निकालनी है और काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, उसके बाद वेलोसिटी निकल जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी जी? हम जानते हैं E = E0, आगे प्लस
काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड, काइनेटिक। देखो जी ऐसा है मेरी क्लास में, एक चीज ध्यान रखो, आप अगर अपना माइक ऑन भी नहीं कर रहे ना कोई बात नहीं, लेकिन जिन चीजों को मैं बोल रहा हूँ, जिन चीजों को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उनको बोलते रहो ताकि ये चीजें हमारे माइंड में भी आती रहें। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, आपके समझ में आ रहा है, दैट्स वेरी नाइस। लेकिन अगर माइक भी नहीं खोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उस चीज को रिपीट करते रहो जो चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी एनर्जी गिवन है, हमारे ई नॉट भी गिवन है। भाई ई नॉट कितना है? 2.13 इंटू 2.13। तो इसको हम पहले काय में कन्वर्ट करेंगे? 3.41। ठीक है, जूल में कन्वर्ट करेंगे। जूल में कन्वर्ट करने के लिए काय से मल्टीप्लाई करते हैं? 1.6 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद तो खेल खत्म। इसको इधर ले जाओ, E इज इक्वल टू E माइनस E नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्या बेटा क्या आएगी? क्या आएगी हमारी? 4.97 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 4.97 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सर वैसे वैल्यू आई थी 4.9695 अप्रोक्सीमेटली। हाँ यार ऑब्वियसली यार, और 9 के बाद 9 है ना, तो आमतौर पे हम इस तरीके का यूज करते हैं। जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि हमें आंसर कितना रखना होता है, जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जब। ठीक है, इसके बाद ही शुरू करेंगे, डोंट वरी। अभी देखते हैं इसके बाद क्या होता है, जैसा भी डिसाइड होगा उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। जब हमें मालूम पड़ेगा कि हम एक्चुअली वैल्यू कितनी रखते हैं, क्योंकि कभी कभी तो यार इतने बड़े बड़े आंसर होते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है 4.9766665432 इतना बड़ा आंसर। अब उसमें लिखा क्या जाएगा, वो हमें मालूम पड़ता है सिग्निफिकेंट फिगर्स से। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर की एक छोटी सी क्लास लूंगा, अभी नहीं, बाद में। ओके चलो सर। जी हाँ सर, सेकंड पार्ट का आंसर है 1.56 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19। ठीक है, नाइस। 1.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है जी, हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी आई है, क्या आया है? हाँ काइनेटिक एनर्जी, और आखिरी में काइनेटिक एनर्जी। और फिर उसके बाद जब काइनेटिक एनर्जी हमारी आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है जी? फॉर्मूला जल्दी जल्दी बताओ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम। वेरी गुड, हाफ एम बी स्क्वायर। और अगर हाफ एम बी स्क्वायर है तो इलेक्ट्रॉन का रखेंगे ना? वेरी गुड, ऑब्वियसली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला है भाई। जब इलेक्ट्रॉन निकला है तो वहां से इलेक्ट्रॉन का रखा जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अब तो निकाल लोगे। अरे अब तो कोई परेशानी नहीं है किसी को भाई, ऑल इज वेल। अरे सब चंगा सी। सर मास क्या रखेंगे? बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस, अरे 10 टू द पावर माइनस जी 34 31 कंफ्यूज कर देते हो यार तुम लोग भी। 31 वही तो, 10 टू द पावर माइनस 31। ठीक है, खैर। अरे समझ में आया जी, ये क्वेश्चन हो जाएगा आप सबसे। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। बाकी लोग जल्दी। ठीक है, वेरी गुड। यस सर। ओके ग्रेट 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 ग्रेट। ओके आगे आते हैं, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे जंप करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है जी, जो हमारा इस चीज, अच्छा क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ उसको प्रोबेबली लिख लेना, और अदरवाइज ये क्वेश्चंस आपको मैं वैसे भी दे दूंगा बाद में। Okay. The ejection of the photoelectrons from a silver metal plate. Okay, the ejection of photoelectrons from silver metal plate in the photoelectric experiment can be stopped by सर एक बार फिर से रिपीट करिएगा भाई। the ejection of the photoelectrons
from the silver metal in the photoelectric effect experiment, in photoelectric experiment, तो पोटेंशियल एनर्जी में समझ लेना जी, पूरा लिखना फोटोइलेक्ट्रिक, ठीक है जी। तो हमारे जो ये फोटोन है जो इजेक्ट हो रहे थे, तो इनको रोकने के लिए ठीक है, इट कैन बी स्टॉप्ड, इट कैन बी स्टॉप्ड by applying the voltage of 0.35 volt. When the radiation of when the radiation of 256.7 nanometer is used. तो कैलकुलेट वर्क फंक्शन. देखो जी एक चीज और सुन लो, वर्क फंक्शन को हम W नॉट भी कह सकते हैं, E नॉट भी कह सकते हैं, और एक ऐसा एक अंडा बनाओ, एक अंडे पे यूं करके लाइन खींच दो, ये होता है फाई. वर्क फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई. जी हाँ फाई, ये होता है जी फाई. ठीक है सर, फाई का मतलब तो नथिंग होता है ना? वो मैथ्स में होता है जी, नल वेक्टर वगैरह, नल सेट्स वगैरह मैथ्स में होता है. सर आपने फाई के नीचे क्या लिखा है? वो FI लिखा है जी. सर तो इनके पास वेरिएबल्स कम पड़ गए थे क्या? अब क्या किया जाए भाई, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने वेरिएबल यूज कर लीजिए, क्या किया जाए. वेरिएबल तो इनको सारे, अभी फाई जो है ये भी तो ग्रीक है भाई, F को ये ऐसे लिखते हैं, फाई है, पूरी लैंग्वेज है भाई ये, अल्फा बीटा गामा बताऊंगा पूरी किसी दिन, हर चीज का एक कोई ना कोई डिजिट है. ठीक है ओके. हमें निकालना है कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ द सिल्वर मेटल प्लेट. ठीक है जी. अब जरा एक बार क्वेश्चन को, यार एक तो ये पैड खराब हो रहा है, इसलिए हैंडराइटिंग ऐसे आ रही है. ओके, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं मेटल प्लेट से एक्सपेरिमेंट के अंदर. अब वो जो इजेक्ट हो रहे हैं उनको रोका कैसे जा रहा है, जब वो भाग रहे हैं उनको रोकने के लिए इतनी वोल्टेज देनी पड़ रही है. सोचो, इतनी वोल्टेज रोकने के लिए दे रही है भाई, उनको रोकने के लिए उतनी ही एनर्जी तो चाहिए जितनी एनर्जी उनके पास होगी. अरे नो, लॉ ऑफ मोशन भाई तुम्हारा याद कर लो. तो इसका मतलब ये है कि इतनी वोल्टेज की उनको रोकने के लिए अगर चाहिए, तो इसका मतलब इतनी ही वोल्टेज उनके पास होगी. वोल्टेज मतलब वर्क फंक्शन, वो क्या नाम है, एनर्जी की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होगी. ये बात किसी को है, कोई है जिसको अभी समझ में नहीं आई कि हमने 0.35 काइनेटिक एनर्जी को क्यों बोला? सर नहीं आई. देखो ऐसा है, यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग द वोल्टेज. किस चीज की स्टॉपिंग? पूरा स्टार्टिंग से पढ़ो क्वेश्चन. द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सिल्वर मेटल. सिल्वर मेटल में से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनको रोकने के लिए मैंने इतना वोल्टेज दिया, इतना फंक्शन दिया या इतनी एनर्जी दी. ठीक है जी. तो जब इतनी एनर्जी दी तो इसका मतलब यह है उनके पास इतनी ही एनर्जी होगी. भाई मैं 10 जूल अगर आपको सप्लाई करूंगा आपको हिलाने के लिए, तो इसका मतलब यह है ना कि आपकी खुद की एनर्जी 10 जूल है, तभी तो आप हिल जाओगे मेरी 10 जूल से. तो जितनी एनर्जी हम किसी चीज को रोकने के लिए देंगे, इसका मतलब उसके पास उतनी एनर्जी थी, जब तो रुक गया वो. ज्यादा देते तो पीछे चला जाता, और कम देते हम भी उसके साथ आगे आगे आने लगते. तो उतनी ही एनर्जी हमने उसको दे दी.
जब उतनी एनर्जी दे दी यानी कि हमारा 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया, हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया। और रेडिएशन जो हमने दिया है भाई, रेडिएशन तो इंसिडेंस की बात हो रही है, तो रेडिएशन जो हमने दिया है वो 256.7 नैनोमीटर दिया है। अब हमें निकालना है वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर मेटल। अरे निकल जाएगा जी सर, ये तो वोल्ट में है 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सर इस क्वेश्चन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ जी मर्जी है। देखो याद एक चीज रखनी है, अगर क्वेश्चन आपसे वर्क फंक्शन मांग रहा है, तो आमतौर पे आपको जो आंसर निकालना होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना होता है। देखो सिंपल सी बात है, ठीक है। और आमतौर पे 99% आपको जो आपका जो क्या बोलते हैं वर्क फंक्शन, किसी मेटल का वर्क फंक्शन निकालने को आएगा ना, वो हमेशा आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालोगे। इस चीज़ को याद रख लेना। बाकी एनर्जी आप जूल में दे सकते हो, काइनेटिक एनर्जी भी जूल में ही होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हो सकती है, कोई मना ही नहीं है, लेकिन बस ये है। और डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस तरीके से मांगा हुआ है। आप अगर आंसर उसमें भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेहतर ये है जब अपने एग्जाम्स में लिखो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख देना और जूल्स में भी लिख देना, बेहतर रहेगा। कोई बहुत बड़ी कन्वर्जन नहीं है, बहुत इजी कन्वर्जन। अरे हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है E नॉट। और E नॉट क्या होता है जी, E माइनस काइनेटिक एनर्जी। अरे समझ में आया मैंने ये क्यों लिखा? yes. मैं जो क्या नाम है इस काइनेटिक एनर्जी मेन जो फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला तो ये था E इज इक्वल टू E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। मैं कुछ नहीं किया जी, काइनेटिक एनर्जी को इधर ले गए उठाकर, तो E नॉट इज इक्वल टू E माइनस काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया जी ये बात क्यों रखा है ऐसे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया मैंने, अब मैंने क्या किया, मेरे पास जो ये E है, हाँ खैर जो भी आएगा 4.48 आंसर आएगा वैसे तो, ग्रेट। तो ये जो E है, तो ये E इज इक्वल टू हमारा HC बाय लैम्डा। भाई H मालूम है, C मालूम है, लैम्डा भी मालूम है, क्वेश्चन में गिवन है। भाई हमारी एनर्जी निकल जाएगी जूल्स में। अब इस एनर्जी जूल में जो निकली इसको कन्वर्ट आप कर लोगे किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 0.56 into 10 to the power of -19 जूल। ठीक है, जो भी आएगा ग्रेट। ठीक है, इसको आप कन्वर्ट कर लेना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जहां पर आंसर यहाँ पर रख लेना इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। अब ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। जब माइनस करोगे तो आंसर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा, और जो भी आंसर आएगा आपका आंसर आएगा 4.48। भाई ये क्वेश्चन समझ में आया जी किसी के? कोई है ऐसा जो अभी भी कंफ्यूज है? हाँ, E हमारा 256.7 नैनोमीटर नहीं होगा क्या बेटा? E बेटा नैनोमीटर में क्या होता है बेटा? नैनोमीटर में क्या होता है? वेवलेंथ होती है। अगर यहाँ जूल होती है ना तो होती है हमारी एनर्जी। सर यहाँ वेवलेंथ जी सर, वेवलेंथ क्या है? हाँ बेटा, सिर्फ वर्क फंक्शन कैलकुलेट। बेटा वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ उस चीज की है कि हमने कितनी रेडिएशन दी, कितनी रेडिएशन हमने दी। ओके सर, इसको तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली यार, वो तो मैंने पहले ही बताया था, वो चीज तो मैंने पहले ही बताई थी। एक बार दोबारा बता दी। बताते हैं। देखो एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंस, एनर्जी ऑफ इंसिडेंस आमतौर पे डायरेक्टली एनर्जी तो देता नहीं है कोई, तो सिंपल सी बात है जी, वेवलेंथ बता दी उन्होंने, इतनी वेवलेंथ की एनर्जी मैंने दी, तो इतनी वेवलेंथ की एनर्जी दी, तो मैंने यहाँ वेवलेंथ रखी, यहाँ H रखा, यहाँ C रखा, और हमने कैलकुलेशन करके एनर्जी निकाल ली। और इस एनर्जी को फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया, तो हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखा। ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 0.35, और डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। ओके राइट। सर हमने कैसे पता चला 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वही काइनेटिक एनर्जी? भाई यहाँ पर लिखा है ना
कि जो इजेक्टेड जो फोटॉन्स थे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे, उनको स्टॉप करने के लिए इतने वोल्टेज की हमें ज़रूरत पड़ी। इसका मतलब ये है उनके पास इतनी एनर्जी होगी, जब तो उनको स्टॉप करने के लिए इतनी लगी। ओके, सर काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी? काइनेटिक एनर्जी है तो हैगी भाई, काइनेटिक एनर्जी ही तो है, उसी की बात तो चल रही है कि भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जितने मूव कर रहा है वो, जितनी उसकी वेलोसिटी है उसके हिसाब से उसके पास कितनी एनर्जी है, और उसको रोकने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी वही तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि किसी के पास कितनी एनर्जी है। अरे भाई सिंपल सी बात है, तुम न्यूटन को याद करो ना, अपने न्यूटन को। भाई 10 न्यूटन इसके पास है, ये भाग रहा है, चल रहा है, और ये चलते चलते यहाँ पर मैंने इसको रोका, तो 10 न्यूटन के हिसाब से मैं इसको रोक लूँगा। अब जब 10 न्यूटन के हिसाब से मैं इसको रोक लूँगा तो इसका मतलब ये है कि जब 10 न्यूटन मैंने स्टॉपिंग फोर्स लगाई तो स्टार्टिंग फोर्स भी हमारी 10 न्यूटन ही थी। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। जी भाई गए हुए अभी थोड़ी देर में आएंगे, तकरीबन आधे घंटे में, तकरीबन आधे घंटे में। अरे भाई अब्बू को बुला के लिए आएगा जरा, वो कहने को मरीज है। ओके ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? भाई लैम्डा की वैल्यू अभी बताने की जरूरत है? एक मिनट, 2.57 into 10 to the power of -7 मीटर। एग्जैक्टली गिवन है, वही गिवन है। तो आगे आते हैं, आगे आते हैं। चलो इतना हमें समझ में आया कि सर ठीक है, अच्छी बात है, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इस तरीके से समझ लिया कि हम कुछ एनर्जी हम देते हैं, और वो एनर्जी हमने एज अ वर्क फंक्शन भी यूज हो जाती है, और बची कुछ एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी में यूज हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज हाउ, ये चीज हमने, ये होता है एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटॉन्स ने इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से इफेक्ट किया, वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। आगे आते हैं, नाउ दिस फ्रॉम हियर, यहाँ से असल हमारा एटम का जो स्ट्रक्चर है यहाँ से हमें समझ में आया। अब इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें समझ में क्या आया कि सर ऐसा है, जो फोटोन होते हैं ना हमारे, एनर्जी तो है उसमें, बढ़िया बात, वेव्स में ट्रेवल कर रहे थे ये भी हमें पता लग गया, लेकिन उसमें पार्टिकल नेचर भी था। पार्टिकल नेचर क्या होता है जी? पार्टिकल नेचर ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को वो टच कर सके। अब फोटोन ने स्ट्राइक किया जब भी तो इलेक्ट्रॉन भागे, ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है फोटॉन्स में। ओके, पार्टिकल नेचर हमें पहली बात तो समझ में आया था, E = hc/λ, यानी कि प्लैंक्स का जो कांस्टेंट था, और प्लैंक्स इक्वेशन जो थी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बोलते हैं उसे। और दूसरा ये, चलो बढ़िया, आगे आते हैं। अब बात करते हैं हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा की। अब मैंने एक चीज़ आपको पहले ही बताई थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बहुत बढ़िया सा स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। देखो, असल में हम जब भी किसी न किसी मेटल की बात करते हैं, किसी न किसी लाइट की बात करते हैं, ठीक है, ये हम लाइट की हमने यहां पर बात करी, ठीक है, ये हमने लाइट की यहां पर बात करी, ठीक है, हाई डेंसिटी ऑड मैटर, यानी कि कोई ना कोई लाइट सोर्स था। इस लाइट सोर्स में ये हमने मान लो प्रिज्म रख दिया, इसको प्रिज्म मान लो, ठीक है। जब यहाँ पर हमने प्रिज्म रखा, एक मिनट, 1 सेकेंड,
इलेक्ट्रॉन किसी ने पूछा है कि सर प्लीज टेल आई एम वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ये पूछा है जी आपने। मारिया, you can unmute yourself and please ask your question. Am I not audible? Hello. हाँ, you are audible. या तो या प्लीज आप पूछिए, आपका क्वेश्चन क्या है। सर इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहे हैं? मेटल प्लेट में से। अच्छा अच्छा, देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए तो आज तक साइंटिस्ट रो रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। पहली बात तो ये है। हाइजेनबर्ग का एक प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द मोमेंटम एंड द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। ठीक है, पहली बात तो ये है। अब इलेक्ट्रॉन गए कहाँ? असल में ऐसा होता है, देखो मैं बताऊं ये करते कैसे। एक मेटल प्लेट यहाँ रखी, ठीक है, आई होप मैं आपको दिख रहा हूँ, चलो लो। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इसको ऐसे देख सकते हैं कि हमने एक मेटल प्लेट यहाँ रखी और दूसरी मेटल प्लेट जस्ट इसके सामने रखी। ओके, अब यहां पर मैं लाइट दे रहा हूं भाई, लाइट दी तो क्या होगा जी, आप बताइए। जब इस वाली प्लेट पे मैंने लाइट दी तो क्या होगा? सर फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करेंगे। वेरी गुड, फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे जी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन निकल के भागेंगे। अब जैसे ही मैंने इसके सामने ये वाली इसीलिए प्लेट रख रखी है कि जी ऐसा है इलेक्ट्रॉन भागे तो इस पे चिपक जाए, और जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल कर यहां पर चिपक जाएंगे तो क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, बिना किसी चीज के, बिना किसी मीडियम के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। इतनी बात समझ में आई भाई? इतनी बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन बिना किसी मीडियम के ट्रांसफर हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन बिना किसी मीडियम के ट्रांसफर हो गया, अब नीचे मैंने रख रखा है एक एमीटर। एमीटर क्या होता है जी, कोई बताएगा? करंट में करंट। अच्छा, करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने इस मेटल प्लेट से ये तार लगा रखी है और यहाँ पर एक मैंने एमीटर लगा रखा है और ये वाली प्लेट दूसरी है। अब जब मैं इस पर मैंने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कराए और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इस पर चले गए तो भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब करंट ट्रांसफर हो गया। जैसे ही करंट ट्रांसफर होगा तो हमें डिफ्लेक्शन दिखने लगेगी हमारे एमीटर में। तो इस वजह से हमें प्रूफ हुआ ये कि हमारे इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन चल दिए। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? तो एक्सपेरिमेंट इस तरीके से किया गया कि दूसरी प्लेट पे इलेक्ट्रॉन आ गए ताकि हमें मालूम पड़ गया कि हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। ठीक है जी। सर जी सर हम कैलकुलेटर भी यूज करते हैं। मर्जी है यार, अब वो तो मैंने एज अ एक्सपेरिमेंट मतलब ठीक है कर सकते हैं। आमतौर पे गैल्वेनोमीटर ही यूज होगा, एमीटर भी यूज कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर यूज कर सकते हैं। एमीटर यूज करना बेहतर है, मालूम पड़ेगा कितना है। अब वो तो सिर्फ एक क्वालिटेटिव रिपोर्ट के लिए, क्वालिटेटिव मतलब कि एक्चुअली ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव चीज निकालने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं। ओके, कितना फ्लो हो रहा है या क्या हो रहा है। ओके, तो हम जब स्पेक्ट्रा पढ़ रहे थे, स्पेक्ट्रा हमने स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि हमारा जो स्पेक्ट्रा होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है कि हमारा कोई भी इतनी सारी लाइट है, okay, the image is visible to everyone? Yes. ठीक है। Now देखो अब जो हमारा स्पेक्ट्रा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब स्पेक्ट्रा क्या होता है? स्पेक्ट्रा के अंदर पूरी रेंज होती है लाइट्स की, जितनी लाइट हमारे सन से या किसी भी सोर्स से आ रही है। आपको मालूम है कि रेड लाइट जो होती है, जो आपकी जो लाइट होती है, व्हाइट लाइट जो होती है, उसके अंदर 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं। भाई वो 7 कलर्स हमें दिखते हैं, लेकिन असल में पूरा स्पेक्ट्रम होता है ऐसा करके। ओके, 7 कलर्स हम इसलिए बोलते हैं। आप यार देखो, सिंपल सी बात है, यहीं देख लो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। भाई यही तो है विबग्योर। भाई विबग्योर एक सिर्फ विबग्योर नहीं है, विबग्योर एक पूरा स्पेक्ट्रम है, वायलेट से लेकर रेड तक का। ओके, है। अब हमने क्या किया, कोई बात नहीं, इतनी हमने ये किया।
अब मैंने क्या किया, मैंने एक हॉट गैस ली, बहुत ही गर्म गैस है, बिल्कुल बहुत गर्म, बहुत ज्यादा गर्म। अब देखो सोचो अपने आप, जब कोई चीज इतनी हॉट होगी, इतनी ज्यादा एनर्जी वाली होगी, तो अपने अंदर से कोई ना कोई एनर्जी निकालेगी। अरे निकालेगी या नहीं? यस सर। बिल्कुल निकालेगी, बिल्कुल निकालेगी। अब सोचो जरा, जब हमने हॉट गैस के साथ एक्सपेरिमेंट किया तो हमारा जो स्पेक्ट्रम आया उसमें ऐसी लाइन्स आई, बड़ी शार्प शार्प लाइन्स यार। अरे शार्प शार्प लाइन, इसका क्या मतलब? ओके, इसको बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा का मतलब है गैस ने अपने अंदर से लाइट को एमिट किया, ठीक है। और दूसरा हमने जो है एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर हमने एक और सोर्स लिया और सोर्स के सामने एक कोल्ड गैस रख दी, ठीक है। अब कोल्ड गैस रखने के बाद उससे फायदा क्या हुआ? असल में कोल्ड गैस बेचारी गरीब थी, उसके पास एनर्जी नहीं थी। अब जब एनर्जी उसके पास नहीं थी तो क्या हुआ, उसने उस सोर्स इस वाले सोर्स में से कुछ ना कुछ एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर ली। अब जरा सोचो, उतनी ही एनर्जी उसने स्टोर कर ली, अब बची कुछ ही एनर्जी आगे ट्रांसफॉर्म कर दी। तो देखो जरा, बची कुछ ही एनर्जी तो है, लेकिन वही वाली एनर्जी गायब है। देखो, जो ऊपर जो एमिशन हो रही थी वो नीचे एनर्जी गायब है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एमिशन और एब्जॉर्प्शन ये गैस जरूर कर रही है। गैस का ताल्लुक है एनर्जी से, पहले तो इतना ही समझो। ओके, अगर गैस का एनर्जी से ताल्लुक है तो क्या इतना मतलब ऐसा ही एक्यूरेसी कहां से आ गई? तो सर ऐसा है, ये जो गैस है ना, ये ऐसा नहीं है सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, ये कुछ पॉइंट पे ही उतनी ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। अगर इतनी एनर्जी ही एब्जॉर्ब इसने करी है तो इतनी ही एनर्जी ही एमिट करेगी। अगर इतनी एनर्जी फॉर एग्जाम्पल इसने एब्जॉर्ब करी है तो इतनी ही एनर्जी वो एमिट करेगी। अरे ये चीजें समझ में आ रही हैं? नो सर। नो। ओके ओके, हाँ दोबारा। और ये 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम 2 गोली रात, 3 टाइम ले लो। ये शरबत ये 2 चम्मच। पहले तो हम स्पेक्ट्रम के बारे में देख लेते हैं। जो हमारा पूरा स्पेक्ट्रम होता है वो 3 तरह का होता है। छोड़ो 3 भी छोड़ो, 2 तरह का होता है जी। हमारा जो स्पेक्ट्रम होता है वो स्पेक्ट्रम हमारा 2 तरह का होता है। हमारा या तो स्पेक्ट्रम होगा कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस कैसा वाला जी? कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा ऐसा, बिल्कुल कंटीन्यूअस है, कोई इसमें बीच में कलर नहीं टूट रहा, कोई भी वो नहीं है। ये चीज समझ में आई जी? कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। यस सर। ओके, ओके, 1 सेकेंड। हाँ, मौसम बदला नहीं, प्रॉब्लम ये तो छोटे वाले भी बर्दाश्त कर देना। सुबह इसलिए मैंने सोना था, आप 10 बजे से पहले आए थे। हाँ, मैं 10 बजे का 10:30 11 बजे आया, तो मैं सो गया पूरा। तो कार्ड दे दीजिएगा, मतलब फोन कर लेंगे, कार्ड वगैरह फर्स्ट हो गया है। यार ये हुआ नहीं। Okay, am I audible to you? Yes sir. Okay, तो भाई हम सिंपल सी बात है, पहली बात तो हमने पढ़ी, पहला होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है नॉन कंटिन्यूस। ठीक है, दूसरा होता है हमारा नॉन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। अब नॉन कंटिन्यूस जो स्पेक्ट्रा होता है, जो जिसको हम डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, तो वो इस तरह का होता है। देखो ये कंटिन्यूएशन में नहीं है, देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बीच बीच में ही कुछ ना कुछ लाइन्स हैं, और यहाँ देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ठीक है, लेकिन बीच में गायब।
फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर बीच में गायब, फिर यहाँ से, तो ये कंटिन्यूस नहीं है। तो वही ये वाला तो हमारा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा था और ये वाले हमारे डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो हमारे दो तरह के स्पेक्ट्रा होगा, एक तो कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस। अब जो हमारा डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है, इसका मतलब ये है डिसकंटिन्यूस के अंदर कहीं ना कहीं बीच में से किसी ने एनर्जी निकाल ली। भाई सिंपल, अब यार देखो सिंपल सी बात है, इस एनर्जी की मैं बात करूं, इसमें इसके ये वाला जो स्पेक्ट्रा है, अब मैं इसको और इसको जो कंपेयर करूंगा, तो इसका मतलब ये है मैंने यहाँ से ये वाली ये सब एनर्जी निकाल ली होंगी। भाई आप इस स्पेक्ट्रा को क्या समझ रहे हो? ये क्या है स्पेक्ट्रा? व्हाट डू यू थिंक? कोई डिफाइन करो जरा इस स्पेक्ट्रा को। बैंड ऑफ 7 कलर्स। बैंड ऑफ 7 कलर्स, ओके, नॉट 7 कलर्स, बैंड ऑफ द विजिबल कलर्स। और ये जो स्पेक्ट्रा है ना, ये स्पेक्ट्रा, इस स्पेक्ट्रा का हर पॉइंट कोई ना कोई किसी ना किसी एनर्जी और किसी ना किसी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। ये हर पॉइंट बताता है कि अच्छा इसकी बात कर रहे हैं तो इसकी इतनी वेवलेंथ होगी और इसकी इतनी एनर्जी होगी। ठीक है, ये जिन लोगों ने मेरे साथ आपके क्लास में नहीं थे शायद पिछली वाली, आई थिंक, या बाकी लोगों के भी समझ नहीं आ रहा जी एनर्जी के बारे में, बताएं। ओके, बाकी लोग बताएं जरा, अभी तक कोई डाउट है किसी को? कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस में फर्क समझ में आया? यस सर। ओके ग्रेट, थर्ड रिपीट कर दीजिए। हाँ अभी कर। ग्रेट। अब जरा एक चीज देखो, एक चीज सोचो, अब इस स्पेक्ट्रम के अंदर अरे भाई एक बात सोचो, एक चीज सिंपल सी बात, एक तालाब है, ओके, उस तालाब में से दो चीजें हो सकती हैं कि अगर मैं प्यासा हूं तो मैं उसके अंदर से पानी पी लूं, ओके, या तो मैंने उसके अंदर से एब्जॉर्ब कर लिया, या फिर मेरे पास अगर पानी है, मैं पानी तो पी नहीं रहा, मेरे पास एक्स्ट्रा पानी है तो मैं उसमें फेंक दूं। ठीक है, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो उस स्पेक्ट्रम के अंदर एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है, या फिर मैं अपना ही तालाब बना लूं, यानी कि मैं अपने अंदर से ही अपना ही पानी यूज करूं। ठीक है, तो हमारा जो स्पेक्ट्रम होता है कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। अब जो हमारा डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है वो दो तरह का हो सकता है, या तो एमिशन या एब्जॉर्प्शन। अब एमिशन एब्जॉर्प्शन सुनो मेरी बात, मैं बताता हूं इसमें मतलब क्या है इसका, एमिशन और उसका। देखो मान लो ये एटम है कोई, ये इस एटम के अंदर मैंने मान लो इस वाले एटम ने कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, मान लो 100 नैनोमीटर इसने एब्जॉर्ब कर लिया, ओके, 100 नैनोमीटर इसने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब अच्छा, जो मैंने जो एनर्जी उसको दी थी मैंने उसको 700 से 1400 के बीच में पूरी एनर्जी दी थी, ये यहां से लेके यहां तक के नैनोमीटर की सारी वेवलेंथ दी थी। अब जरा एक बात बताओ, इसने 100 वाली तो कर ली अपने अंदर, और बाकी को क्या किया? बाकी को वापस दे दिया, छोड़ दिया। तो देखो जी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इसलिए ऐसा है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर देखो, इसने सिर्फ ये इन पॉइंट्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, बाकी सब वापस दे दी। अरे समझ में आई वाली बात? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे बना? उन्हीं पॉइंट्स को क्यों, उन्हीं पॉइंट्स एग्जैक्टली भाई, यही वाले पॉइंट्स क्यों? असल में आगे जाकर यही स्पेक्ट्रा जो है इसको बोहर थ्योरी एक्सप्लेन करती है, नील बोहर थ्योरी, कि ऐसा है। सर आपने बहुत बढ़िया बात बताई, जो हमारा एटम था ना, वो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अपने लेवल पर था, उसको आपने एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, मैंने वही बिल्कुल सेम बात 700 से 1400 के बीच की एनर्जी दी। तो हुआ क्या, यही इलेक्ट्रॉन ये जंप कर गया किसी एक लेवल पर, और उस यहां से लेके यहां तक का जो एनर्जी चेंज था वो 100 था। ठीक है, तो सिर्फ उसने 100 ही एक्सेप्ट करी और बाकी वापस दे दी, तो इसीलिए सिर्फ एक बैंड आया, तो इसका एक बैंड आने का मतलब यह है, एक जगह से एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट की एनर्जी चाहिए, और स्पेसिफिक अमाउंट की एनर्जी चाहिए का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अपने एक स्टेबल शेल के अंदर होता है,
इसीलिए एक शेल और फिर दूसरा शेल, फिर तीसरा शेल, और हर शेल के अंदर जाने के लिए स्पेसिफिक एनर्जीज होती हैं जो नील बोहर ने बाद में बताई। ये वाली बात समझ में आई किसी के? ओके ओके, इसीलिए पहले स्पेक्ट्रा पढ़ लें, उसके बाद नील बोहर के अंदर आते हैं, ठीक है। खैर, हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे थे कि इसने स्पेसिफिक यहीं पर ही एब्जॉर्ब कर लिए, और एमिशन स्पेक्ट्रा जो था, अब देखो एब्जॉर्ब तो कर लिया, अब जितना उसने एब्जॉर्ब किया अब वो उसको इस एनर्जी को वापस भी तो देगा। अब जब हमने उसकी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को किसी ना किसी चीज पर रिकॉर्ड किया तो पता ये लगा कि इसने जो एब्जॉर्ब करी थी ना, वही वाली एनर्जी वापस कर रहा है। तो इसका मतलब यह है एनर्जी स्पेसिफिक एनर्जी को ही एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा, एमिट करेगा। आप अभी स्पेक्ट्रा समझो जी, स्पेक्ट्रा 3 तरह का होता है, 2 तरह का नॉर्मली होता है, कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस, और डिसकंटिन्यूस जो होता है वो फिर 2 तरह का होता है, आइदर एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अभी तो यहां तक समझो, एब्जॉर्प्शन एमिशन की अभी बात करेंगे, अभी रुक जाओ, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है और ऐसा ऐसा होता है अभी, ओके। सर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मतलब सारी, मतलब जरा सी भी लाइट अब्सॉर्ब, एग्जैक्टली, जो लाइट डायरेक्टली हमारे सोर्स से आ रही है, मतलब बीच में ना जरा सी भी हिंड्रेंस नहीं है। एग्जैक्टली, जरा भी कोई हिंड्रेंस नहीं है बीच में, ठीक है, ओके। अब जरा अब आगे आते हैं, ये हमारी स्पेक्ट्रा की बात थी, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे आते हैं। अब देखो, जो हमारे नील बोहर साहब थे, तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया बढ़िया करके, और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने हाइड्रोजन का एटम लिया, हाइड्रोजन का एटम लिया, और देखो मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन यहां था, ठीक है जी। हमने उसको जी, हाँ बोलिए, हाँ बोलो। अरे लाइव क्लास ले रहा हूं मैं, सॉरी, ओके। सो हमारे पास फर्स्ट लेवल में इलेक्ट्रॉन था, अब मैंने उस पे कुछ ना कुछ एनर्जी दी, मैंने वही फिर वो सारी वही वाली बात करेंगे, मैंने उसको 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक की एनर्जी दे दी, ओके। अब जब मैंने 10 से 100 के बीच की एनर्जी दे दी तो वो कुछ ना कुछ उसको एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक लेवल पर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि वो एक लेवल पर आ जाएगा? यस सर, ठीक है। अब हाँ, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अब ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल, बाकी जितने भी लेवल। अब जरा एक चीज सोचो, जितनी एनर्जी ऊपर आने के लिए यूज होगी उतनी ही एनर्जी वो लूज करेगा नीचे जाने के लिए। अरे भाई सिंपल सी बात यह है, आप 10 सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए यूज करोगे तो नीचे आने के लिए भी तो 10 सीढ़ियां ही यूज करोगे, ठीक है। तो जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा ऊपर आने के लिए उतनी ही एनर्जी वो रिलीज करता है नीचे जाने के लिए। तो मैंने किया क्या, इस इलेक्ट्रॉन को बहुत सारी एनर्जी दे दी, तो क्या हो गया, वो अपनी एक एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। अब जैसे ही वो अपने एक्साइटेड स्टेट में गया, अब वो वापस जो आएगा, वो वापस जैसे ही फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को मैंने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, मान लो ये यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाने के बाद यहाँ पर आ गया वो। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वो यहाँ तक आ पाया। अब जब यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक आएगा, ये स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि एक्साइटेड से वापस आने के लिए अमाउंट कुछ रिलीज करता है। अब मान लो उसने देखो इतना अमाउंट रिलीज किया होगा, अब जब मुझे मालूम पड़ गया इतना ही अमाउंट रिलीज किया है,
अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात। अगर इतना अमाउंट रिलीज किया है ना तो मुझे मालूम पड़ जाएगा ये कौन से शेल से कौन से शेल में गया होगा। हर ट्रांजिशन के लिए अलग एनर्जी है। आप ये तो देखो पहले से दूसरे के लिए 122, पहले से तीसरे के लिए 103, हर एक के लिए अलग अलग एनर्जी है। ओके, सही है, एनर्जी तो कम हो रही है। हाँ तो क्या हुआ? अरे भाई अगर एनर्जी देखो, ये एनर्जी नहीं है, ये वेवलेंथ है वैसे तो नैनोमीटर, क्योंकि लाइट निकलेगी ना, और एनर्जी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जी वेवलेंथ के आपके। ओके सर, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात ये है, देखो अगर कोई भी चीज आप पहले ऑर्बिटल तक लेकर आओगे तो देखो बहुत कम वेवलेंथ है, वेरी लेस, बहुत कम वेवलेंथ। इसका मतलब हाई एनर्जी। भाई कम वेवलेंथ का मतलब हाई एनर्जी होता है ना। और मान लो देखो अगर सेकंड शेल तक किसी चीज को ला रहे हो तो थोड़ी ज्यादा वेवलेंथ है, ज्यादा वेवलेंथ का मतलब थोड़ी कम एनर्जी। और अगर थर्ड पर लेकर आ रहे हो तो और थोड़ी कम एनर्जी। अब जरा ये चीजें देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये लाइमन जो सीरीज है, बाल्मर सीरीज है और पंचन सीरीज है, और भी है 5 सीरीज है और आगे भी है। इन सीरीज को हमने नाम दिए हुए हैं, लाइमन, बाल्मर और पंचन। ये क्या बताता है, अगर हम लाइमन सीरीज की बात करेंगे तो लाइमन सीरीज हमारा किसी भी ऑर्बिटल से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जो वापस आएगा वो पहले शेल में अगर वापस आया तो हमारी लाइमन सीरीज। सोचो जरा, कहीं से भी आया वापस कहां तक, पहले तक, तो हमारी लाइमन सीरीज। कहीं से भी अगर आया दूसरे पे तो हमारी बाल्मर। कहीं से भी अगर आया तो तीसरे पे तो पैस्चन। उसके अलावा जो फोर्थ होता है वो होता है पी फंड, और आखिरी वाला होता है ब्रैकेट, और जो भी है खैर। वो स्टार्टिंग से आया या एंड से फर्क पड़ेगा नहीं। अगर वो 2 से 1 में भी आया ना, 2 से कहाँ आया 1 में, तो वो लाइमन ही कहलाएगा। अगर 3 से 2 में आएगा तो वो बाल्मर ही कहलाएगा। ओके सर, अगर 1 से 2 में जाएगा क्या बेटा? अगर 1, भाई एब्जॉर्प्शन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना अभी तो हम तो एमिशन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं ना। क्योंकि देखो सिंपल सी बात यह है, देखो आपने कितना चीज़ों को एब्जॉर्ब किया, ये आप जब ही बता सकते हो जब आप उसको अपने रिलीज करोगे। हम कभी भी किसी चीज़ का एब्जॉर्प्शन नहीं पता कर सकते। भाई मुझे क्या मालूम उसने कितना एब्जॉर्ब किया, मुझे तो जब ही मालूम पड़ेगा ना जब वो उतना ही निकालेगा। ठीक है भाई, मान लो मैंने इतनी सारी आपको केमिस्ट्री पढ़ा दी, ठीक है, मुझे नहीं पता आपने कितना एब्जॉर्ब किया, लेकिन जब मैं आपका टेस्ट लूंगा तो आप उसमें अपने अंदर की एनर्जी को एमिट करोगे और फिर मुझे उसको पता लग जाएगा कि हाँ जी इसने इतना एब्जॉर्ब किया होगा। ठीक है, तो हम हमेशा एमिशन स्पेक्ट्रा को निकालते हैं। और एमिशन स्पेक्ट्रा कैसे होता है, ये चीज भी आप देख लो। एक मिनट, अरे यार, वन सेकंड। भाई दिख रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम करके सबको? यस सर। तो ये मतलब इस तरह के मतलब मैं नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी विद एक्सप्लेनेशन, हर चीज़ का लिमिटेशन, सारे फॉर्मूले विद एग्जांपल्स। तो इस तरह का मोस्ट प्रोबेबली आई होप संडे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए वैसे तो।
तो जितना भी होता है खैर संडे को मैं कुछ ना कुछ तो आपको भेज तो दूंगा। मुझे नोट डाउन करें। क्या बेटा? नोट डाउन करें, जैसे नोट डाउन। हाँ यार अच्छी बात है आप नोट डाउन कर रहे हो, लेकिन इन केस नहीं कर पाए या फिर इन केस आपको किसी चीज़ की डेफिनेशन नहीं मिल रही, तो यहाँ पर आपको वो सब कुछ अवेलेबल है जो मैंने पढ़ाया है, एवरीथिंग। ठीक है यार, इसमें भी नहीं है वो बनाया था। एक सेकेंड, okay, is it visible? Yes, sir. ओके तो भाई यहाँ पर ये देखो, यहाँ इस चीज से आपको समझ में आएगा कि अगर एक्साइटेशन होता है तो देखो ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करके ऊपर एक्साइट हो रहा है, ठीक है। और डिके, अगर डिके का मतलब है डी एक्साइट यानी कि वापस अपने लेवल पर आना, तो जब भी वो वापस आएगा तो अपने अंदर से कुछ ना कुछ रेडिएशन को एमिट करेगा, ठीक है। तो दिस इज द, ये मतलब दीज आर द थिंग्स जो मैं यूज कर रहा हूँ इन चीज़ों में। दीज आर द काइंड ऑफ द ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो खैर ओके, सो तो भाई हमें इतना समझ में आया कि हमारा जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो वो एब्जॉर्ब करके जाएगा, और जब वापस नीचे जाएगा तो एनर्जी को एमिट करेगा या अपने अंदर से रिलीज करेगा, जिस वजह से हमें पता लग जाएगा। अब जरा इस चीज को आप एक बार लिख लो जो मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है, राइट। सबसे पहली जो सीरीज होती है वो पहली सीरीज होती है कि अगर हमारा N2 लेवल कोई भी है, कोई भी 2, 3, 4 या कोई भी है, और N1 जो लेवल है वो है हमारा फर्स्ट, ठीक है, वो है हमारा फर्स्ट लेवल। तो क्या होगा, इसको हम जो बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज, वेट पहली वाली लाइमन है ना, वेट पहली वाली लाइमन है, सॉरी। अगर हमारा कहीं भी देखो, फॉर एग्जाम्पल ये है ना, कहीं से भी अगर आएगा, अगर पहले वाले शेल के अंदर आएगा तो उसको हम लाइमन सीरीज बोलते हैं, ठीक है। कहीं से भी अगर आएगा फर्स्ट के अंदर तो हमारी कौन सी सीरीज होगी जी? वो लाइमन सीरीज, LYMAN, लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज को हम देखने के लिए अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है ये, मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट को वो एमिट करेगा, यूवी लाइट को। अगर कोई भी आप यूवी लाइट देख रहे हो, ओह अच्छा इसमें से यूवी लाइट निकल रही है, इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कहीं से आ रहा होगा, हमें वो बात की बात है कहाँ से आ रहा है, वो एनर्जी देख के मालूम पड़ेगा कहाँ से आ रहा है, लेकिन जहाँ भी आ रहा है वो फर्स्ट के अंदर आ रहा है, वो लाइमन सीरीज है। और अगर कहीं से भी 2 से 3 से सॉरी, अगर 3 से अपवर्ड से कहीं से आ रहा है 2 के अंदर, ओके, तो हम उसको क्या कहेंगे जी? बाल्मर सीरीज। और बाल्मर सीरीज जो होती है वो हमारी विजिबल रेंज में होती है,
विजिबल रेंज में होने का क्या मतलब है कि हम उसको देख सकते हैं, उसके अंदर से हो सकता है रेड लाइट निकल जाए, हो सकता है हमें उसमें ब्लू लाइट मिल जाए, जो भी होगी खैर उसको हम बाल्मर सीरीज बोलेंगे। तो बाल्मर सीरीज क्या हो गई जी? कहीं से भी आ रहा है इलेक्ट्रॉन वहीं पर आके रुक गया। अब मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा था कि सर कोई बात नहीं, आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि कहीं से भी आ रहा है, मान लीजिए वो 1 से 2 में जा रहा है तो क्या होगा? मैंने कहा भाई साहब एक बात बताइए, 1 में से 2 जा रहा है वो तो हमारा एब्जॉर्ब करके जाएगा, लेकिन उतना ही तो वो रिलीज भी करेगा। अरे ये बात समझ में आई? जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना रिलीज करेगा। अगर ये इतना एब्जॉर्ब करके ऊपर जा रहा है तो जब रिलीज करेगा तो ये 2 से 1 में ही आएगा। यस और नो? यस सर। और अगर इसमें ही आएगा तो जरा मुझे बता दीजिए, अगर 2 से 1 में आ रहा है तो कौन सी सीरीज को हम प्रेफर करेंगे? लाइमन सीरीज को, और एनर्जी निकाल लेंगे। खैर इसीलिए मैंने बताया था, इसीलिए हम एमिजन स्पेक्ट्रा देख लेते हैं। एमिजन का मतलब है कहां से कहां तक आ रहा है। अगर एमिजन पता है तो भाई उसका ऑपोजिट जो होगा एब्जॉर्प्शन होगा। एनर्जी में एक बार एक चीज याद रखना, एमिशन एनर्जी होती है ना वो नेगेटिव में होती है क्योंकि एनर्जी निकल रही है, एमिशन हो रही है, और एब्जॉर्प्शन जो एनर्जी होती है वो पॉजिटिव में होती है हमेशा। तो याद रखना। ओके आ गया, ठीक है। अगर कहीं से भी आ रहा है थर्ड के अंदर, कहीं से ही मतलब 4, 5, 6 एंड सो ऑन से कहीं से भी आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे पैस्टन सीरीज। ये होती है आपकी IR रेंज में। अगर 5 से कहीं से भी आ रहा है, 5 से ऊपर से कहीं से भी आ रहा है 4 के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं ब्रैकेट। जी अपनी विजिबल रेंज के नीचे क्या लिखा हुआ नाम? क्या बेटा विजिबल रेंज के नीचे IR है, ये IR इंफ्रारेड ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट भी IR के अंदर ही होता है। ये सेल की बात हो रही है? सेल सर फर्स्ट और शेल में आ रहा है। हाँ शेल की बात हो रही है ये। तो सर शेल तो सिर्फ 4 होते हैं, LM KLM है। नहीं जी, बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। शेल होते हैं इनफाइनाइट, याद रख लीजिए, देयर आर इनफाइनाइट शेल्स। और अभी एक चीज और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊंगा और बहुत बढ़िया बताऊंगा, जब हम क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, ऑफ प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा ये शेल ना, हाइड्रोजन में भी इनफिनिट शेल्स होते हैं। जी हाँ जी, हाइड्रोजन में भी इनफाइनाइट होते हैं। There are infinite number of these shells present inside every atom including hydrogen. पर हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही एटम होता है। एक ही एटम होता है या एक ही इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल अच्छी बात है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन आप एक बात बताओ, अगर उसमें एक ही शेल होता तो इलेक्ट्रॉन खुदक के कहीं और तो जाता, कहाँ जाता? दूसरे शेल में ही तो गया। ये हाइड्रोजन की बात हो रही है भाई, जो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको ये। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, जितनी चीजें हम ये पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा, आज तक सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा स्टडी किया गया है, कार्बन तक का नहीं किया गया। उसका रीजन ये है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो ये 1, 2, 3 शेल ऐसे है, ये सिर्फ वैलिड जब ही होगा जब हमारे सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी की बात की जाएगी। आप ये लिख लो कि दिस एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइमन बाल्मर सीरीज वगैरह ये जितनी भी हैं, दिस इज ओनली वैलिड फॉर द हाइड्रोजन लाइक एटम्स, एक ऐसे एटम जो हाइड्रोजन के जैसे होते हैं। मतलब ये है यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशी। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन तो है हमारा यूनी इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा हीलियम प्लस, भाई 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने एक निकाल दिया तो हीलियम प्लस, या फिर लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ इन्हीं का स्पेक्ट्रा ऐसा होगा और किसी का स्पेक्ट्रा ऐसा नहीं होगा। राइट भाई, समझ में आई ये बात? यस सर। ओके ग्रेट, आगे आते हैं।
तो हम बात कर रहे थे ये सब सर, ranges। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए पूछिए। एटॉमिक स्पेक्ट्रा बेसिकली होता क्या है? देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का मतलब मैंने तो बता दिया, सीरीज ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ्स। अब एटम का स्पेक्ट्रा तो भाई सिंपल सी बात है। अब देखो एटम का स्पेक्ट्रा असल में जो देखा जाता है वो ऐसा ही होता है। अभी तो मैंने देखो इतनी सारी वेवलेंथ लिखी हुई है इसमें। अब मान लो, आप खुद सोचो, जरा खुद सोचो। अच्छा पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री की एक फील्ड होती है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पढ़ते हैं द इंटरेक्शन ऑफ द मैटर विद लाइट। कोई भी मैटर लाइट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इसके बाद आपकी कौन सी क्लास होती है केमिस्ट्री के बाद? सर 640 पर मैथ्स की। 640 पे होती है ना, तो थोड़ी सी हम एक्सटेंड करेंगे इस क्लास को, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ओके ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा मतलब देख लेना यार। अगर ये मीटिंग ओवर होती है तो दोबारा से प्लीज ज्वाइन कर लेना जब भी होती है, ठीक है। खैर, तो एक केमिस्ट्री की एक फील्ड होती है जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम देखते हैं कि हम अगर किसी भी चीज पर लाइट डाल रहे हैं तो क्या इफेक्ट हो रहा है। तो दो चीजें हो सकती है। देखो मैंने आपको 10 किलो चिकन फ्राई दे दिया, तो आप क्या करोगे जी? आप उसमें से खा लोगे जी, 1-2 किलो खा लिया, जो नहीं खाया वो वापस दे दिया, सर नहीं खाया जा रहा, बस फ्रिज में नहीं रखने की बात हो रही है, ठीक है। खैर, जब आपने अपनी मर्जी का जितना था उतना खा लिया, ठीक है, और उतना खा ले के वापस कर दो, तो यहाँ भी यही होता है। यहाँ भी बिल्कुल यही चीज होती है कि मैंने आपको 100 जूल एनर्जी दी थी, चिकन फ्राई दिया था, आपने 2 किलो खा लिया, उसने 2 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, और बाकी बचा हुआ 98 किलोग्राम आपने चिकन फ्राई मुझे वापस कर दी, यानी कि 98 जूल्स एनर्जी आपको वापस मिल गई। भाई समझ में आ रही है ये चीजें जो मैं कहना चाह रहा हूं? अरे बोल दो भाई। मतलब कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाएगी, कुछ एनर्जी एमिट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो जरा एक बात बताओ, इतनी मैंने उसको एनर्जी दी, और इतनी उसने एब्जॉर्ब कर ली, और इतनी उसने एब्जॉर्ब करने के बाद मुझे इतनी अगर मिली तो मैं कहूंगा हाँ जी, मैंने आपको 100 दिया था, कितना है 98, तो 2 क्या किया आपने? 2 आपने एब्जॉर्ब कर लिया। इसी तरीके से मैं पता करता हूं एटम ने कितनी एनर्जी स्टोर करी, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी। ओके, जितनी लाइट दी हमने और जितनी हमें लाइट मिली उसमें से माइनस कर दो, तो इसका मतलब बची कुछ लाइट जो थी उसने वो एब्जॉर्ब करी हुई। दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट दी। अच्छा, अब एक चीज मैंने आपको बता दिया कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर अब देखो ये पूरा स्पेक्ट्रा गिवन है, अगर इसमें से इतनी लाइट एब्जॉर्ब हुई होगी तो मैं पहचान जाऊंगा, ओहो, अगर देखो अब बात एब्जॉर्प्शन की हो रही है, तो ओहो अच्छा, आपने सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन को छठे शेल में पहुंचा दिया एटम साहब। ओके, सही है बेटा। तो ये चीजें हैं भाई, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो उस एनर्जी को देखकर मैं बता दूंगा, अच्छा इतनी एनर्जी हुई तो इसका मतलब ठीक है सेकंड से 6th में गया होगा इलेक्ट्रॉन। अब सर क्या हमें इसे याद करने की जरूरत है? नहीं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको एक मैं फॉर्मूला दूंगा जिस फॉर्मूले से आप ये सब निकाल सकते हो। ओके सर? जी हाँ। हर शेल में सेम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो एक चीज याद रखो हमेशा, आप कभी किसी पॉइंट की एनर्जी नहीं निकाल सकते। मैं आपसे पूछूं, आप एक बात बताइए, आपके अंदर कितनी एनर्जी है? आप नहीं बता पाओगे कि सर मेरे अंदर इतनी एनर्जी है। हाँ, आपके अंदर अभी एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, आप 10 घंटे काम करेंगी और उस टाइम पे आप अपनी एनर्जी को देखेंगी, यार मेरी एनर्जी लो हो गई, तो फिर आप बता सकती हैं सर मेरा एनर्जी चेंज इतना है। तो हमेशा हम एनर्जी चेंज को कैलकुलेट करते हैं, एक्यूरेट एनर्जी को हम कैलकुलेट नहीं करते। ओके, वो एक्यूरेट एनर्जी भी नील बोहर ने बताई कैसे कैलकुलेट करेंगे, सब अभी आगे आएंगे, सब कुछ है इसमें बहुत बढ़िया। मतलब देखो एटम को हम किस तरीके से किस नजरिए से देख रहे हैं आज के टाइम पर। पहले हम क्या पढ़ते थे कि इलेक्ट्रॉन भर दो बात खत्म, लेकिन भाई यहाँ तो कंसेप्ट ही बढ़िया है। हमें तो ये, अब देखो खुद सोचो, हमें अब देखो कोई भी एनर्जी कोई भी कितनी एब्जॉर्ब करेगा या कितनी एमिट करेगा, ये चीज हम पता लगा लेंगे अपने डिटेक्टर्स जो होते हैं हमारे, उनसे वे पता लगा लेंगे ना। यस बिल्कुल पता लगा लेंगे, है ना।
तो अब जब हमें एनर्जी पता लग गई कि इसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करी, तो भाई सिंपल सी बात है, हम ये भी पता लगा लेंगे कौन से शेल से कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन गया होगा। फॉर्मूला मैं बता देता हूं। फॉर्मूला है आपका 1/λ इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/λ इज इक्वल टू आर z स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/n1 का स्क्वायर एंड माइनस 1/n2 का स्क्वायर। भाई n1 n2 क्या है? n2 है कहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जी बेटा जी बोलिए। किस चीज का फॉर्मूला है? बता रहा हूँ यार, रुक जाओ, रुको, वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो n2 है कहां से आ रहा है, यानी कि n ऑफ इनिशियल, और ni जो है ये है n ऑफ फाइनल। एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये इस nth ऑर्बिटल से आ रहा है और nth ऑर्बिट में जा रहा है। ठीक है, मान लो कोई भी आया, हमने r की वैल्यू जो भी रखी, r की जो r का जो कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, ये r की वैल्यू होती है r h, इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। और हमारा z जो है, z होता है एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन है तो 1, हीलियम प्लस है तो भाई हीलियम प्लस क्यों लिया? क्योंकि मुझे एक इलेक्ट्रॉन वाला स्पीशीज चाहिए, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर तो 2 है ना, तो इसलिए हम z की जगह 2 रखेंगे। हाँ, तो ये फॉर्मूला किस चीज का है? देखो अब जरा सोचो, मेरे पास सब कुछ गिवन है, एवरीथिंग। अब मेरे पास मान लो वेवलेंथ गिवन है। इस वेवलेंथ किस चीज की वेवलेंथ? मान लो इतनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, या रिलीज हुई। अब मैं पता कर लूंगा कि मेरा फाइनल ऑर्बिटल कौन सा था और इनिशियल कौन सा, मतलब शेल। ठीक है, ये बताता है कौन से शेल से कौन से शेल में अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितनी वेवलेंथ एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी, जो भी होगा। इस फॉर्मूले को बोलते हैं रिडबर्ग्स फॉर्मूला। जी हाँ सर, एक करके दिखा दीजिए। बिल्कुल करते हैं जनाब, आइए। इसका नाम क्या बताया आपने? फॉर्मूला रिडबर्ग्स इक्वेशन। रिडबर्ग्स इक्वेशन। सर अब ये कौन थे? ये जनाब थे ना, इन्होंने ही तो कैलकुलेट की थी ये सारी चीजें, कहां से एनर्जी में किधर से कहां जाएगा, कितनी एनर्जी रिलीज होगी एब्जॉर्प्शन या इसमें एमिशन में। ठीक है सर, z क्या है? z है आपका एटॉमिक नंबर। अरे भूल गए, z बताया तो था जब ही स्टार्टिंग में, z एटॉमिक नंबर होता है। यस है ना? आ जाओ जी। सारे वेरिएबल्स, अरे नहीं, वेरिएबल्स यूज कर दे तो कंफ्यूजन होता है। नहीं, डोंट वरी, इतना परेशान नहीं होना। ठीक है, ओके। अब देखो, मान लो मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन मेरा 2 में था, सॉरी 5th शेल में था और आ गया वो 2nd शेल में। ओके, 5th शेल में था, कहाँ आ गया? अरे कहाँ आ गया? आवाज नहीं आ रही। सेकंड शेल में। ठीक है, अब मुझे बता दो जी, इसने कितनी एनर्जी एमिट करी होगी। आ जाओ, ये फॉर्मूला लगाते हैं। 1/λ। अच्छा, एक बात ध्यान रख लो, अगर मैं एनर्जी की बार बार बात कर रहा हूं तो एमिशन जो होगा वो लाइट का होता है एमिशन, और जो लाइट होती है वो वेवलेंथ में ही हम देखते हैं। हम या तो देखो, या तो हम 1/λ की वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर हम वेव, ये म्यू बार मैंने बताया था क्या होता है जी, वेव नंबर। तो वेव नंबर भी हम निकाल सकते हैं। तो वेव नंबर या 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर 1/n स्क्वायर ऑफ फाइनल माइनस 1/n स्क्वायर ऑफ इनिशियल। ओके जी, ओके। आओ जी, आर की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? 109,678
मल्टीप्लाई बाय z, हाँ वो सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। z स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, अब 1 बाय n, यानी कि ये हो गया n ऑफ फाइनल, फाइनल क्या है जी 2, तो 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 5 का स्क्वायर, तो आपका ये हो गया आपका 109,678 मल्टीप्लाई बाय 1/4 माइनस 1/25, निकालो जी जरा। ओके सर हम कौन से एटम का निकाल रहे हैं? बेटा हाइड्रोजन की बात हो रही है, अभी बताना मैं भूल गया, हाँ हाइड्रोजन एटम की ही बात हो रही है सर। 0.21 into 1097। अरे भाई सिंपल सा आंसर है 2.323 032 ये आया है आपका 1 बाय लैम्डा, ठीक है। अब लैम्डा निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, 1/23032। अच्छा ये जो आया है ना, ये सेंटीमीटर, हाँ ये आया है, ये आपका पर सेंटीमीटर में आया है, सेंटीमीटर इनवर्स में। अब इसका जो आएगा, अब जब इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो आंसर आएगा सेंटीमीटर्स में। अब जरा बताओ कितना हुआ। ये आ गया हमारा 4.3417 इंटू 10 to the power -5 सेंटीमीटर्स। ओके ठीक है जी। अब इस सेंटीमीटर को मैं नैनो में कन्वर्ट करूंगा, नहीं करूंगा? यस सर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। फिर क्या होगा, करो जी इसको नैनो में कन्वर्ट। 10 to the power किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से, तो कितना हो गया हमारा, एक मिनट, हमने कहीं कोई गड़बड़ी करी। देखो हमारा 5th से 2nd में आ गया 434 नैनोमीटर्स। और हम आंसर क्या निकाल रहे हैं, 434। कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ी करी है, -5 नहीं आना चाहिए, -4 होना चाहिए। देयर माइट बी सम मिस्टेक है। खैर आंसर मतलब 434 तो देख लिया जी, 434 इस तरीके से हम निकालते हैं। सर ये तो 23032 था, तो सर ये 43417 बेटा इन्वर्स किया है ना मैंने, डिवाइड कर दिया, इन्वर्स किया है ना। ये तो 23032 जो था, ये तो आपका वो था 1 बाय लैम्डा। क्लास में लेता हूँ।
ओके, ये था 10⁻⁻⁵। अच्छा, सेंटीमीटर से हम नैनोमीटर में कर रहे थे तो 10⁻⁷ आएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 420। ठीक है भाई, दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट दीज थिंग्स। ये चीजें समझ में आई भाई? समझ में आया मैंने कैसे कैलकुलेट किया? फॉर्मूला हमने जो यूज किया है वो ये है फॉर्मूला, इसको हम रिडबर्ग्स फॉर्मूला भी कहते हैं। इसमें आंसर, ये चीज याद रखना कि जो हमारा वेव नंबर आएगा या फिर जो वेवलेंथ आएगी, इसकी यूनिट जो होगी हमारी सेंटीमीटर्स में होती है। वेव नंबर की जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर इनवर्स, और हमारा लैम्डा जो होता है उसकी जो यूनिट होती है हमारी वो होती है सेंटीमीटर्स में। हमें बाद में वो नैनोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, वो बात अलग है, बट ऐसा है। ओके, हाँ जी, समझ में आया सबको? स्क्रॉल डाउन। सर ये 10⁻⁻5 है, 10⁻⁻4 है? -4। ओके, सर नैनो में कन्वर्ट करने से हमने 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई किया। हाँ बेटा, 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सेंटीमीटर है ना, वो सेंटीमीटर से हम एक आगे जाएंगे तो मिलीमीटर, फिर उसके बाद 6 और होते हैं, उसके बाद नैनो की तो 1 और 6 7, इसलिए 7। ओके, सो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से। ऑल गोइंग गुड? भाई आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है? यस सर। ऑल गुड, चलो आगे देखते हैं फिर। अब एक छोटा सा एक होमवर्क है आपके लिए, खुद थोड़ा सा दिमाग लगाना है बढ़िया करके। एक चीज मैंने आपको बता दी कि सर ऐसा होता है 1/λ इज इक्वल टू क्या था जी? RZ² इंटू 1/n ऑफ फाइनल माइनस 1/n ऑफ इनिशियल स्क्वायर्स। ठीक है, ये होता है हमारा 1/n। आपको क्या करना है, आपको बताना है जी एनर्जी के लिए इस तरह की हम कैसे इक्वेशंस लिखेंगे। दिस विल बी योर होमवर्क, और ये चीज़ बहुत आसान होगी, बहुत ज़्यादा इजी है, कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ट्राई करके देखना है। आपको खुद मालूम है यार E = hc/λ होता है, तो कुछ नहीं करना, इधर मल्टीप्लाई करना है hc, h और c यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, बात करो। सर मतलब हमें इसे डिराइव करना है? हाँ जी, अरे एक स्टेप का डेरिवेशन है, बस एक स्टेप का डेरिवेशन है। चलो करके ही दिखा देता हूँ, इससे पहले बच्चे कंफ्यूज हों। E = hcRZ² 1/n। एग्जैक्टली, E = hcRZ² इंटू 1/nf² माइनस 1/ni²। ये हो गया आपका। भाई hc हमने क्यों लगाया? हमने कुछ नहीं किया, दोनों तरफ hc से मल्टीप्लाई कर लिया, hc एंड hc। भाई hc/λ एनर्जी होती है, ये आ गई हमारी एनर्जी, तो एनर्जी को हमने लिख दिया ऐसे। तो E = hcr। अब h की वैल्यू आपको मालूम है, भाई c की वैल्यू भी आपको मालूम है, और r की वैल्यू भी आपको मालूम है। ओके,
तो निकाल सकते हो। यस। अब एक चीज याद रखना, एक चीज आप याद रखना कि जो आप आर की वैल्यू जो आप रखोगे वो, हाँ आर की वैल्यू रखोगे वो किस में गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है वो, पर सेंटीमीटर में, सॉरी पर सेंटीमीटर में। इसको आप पहले कन्वर्ट कर लेना है जी पर मीटर में। ओके, इसको आप पहले कन्वर्ट कर लेना है। 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ तो पर मीटर के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर को जी। 100 से भाई, हाँ ठीक है 100 से। ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पर लिख देना। आंसर भी मैं बता देता हूँ, 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 z स्क्वायर और बाकी 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी। तो भाई ये आ गया हमारा एनर्जी का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ रिडबर्ग्स। अच्छी बात, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो है वो बस ये है कि बहुत सारी चीज़ें याद नहीं करनी है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है जो कि ये वाला है, ये वाला जो मैंने बताया है, और आर की वैल्यू एक ही रख लेना जो कि मैंने ये वाली बताई है, 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ठीक है भाई, किसी का कोई डाउट है मुझे बता दीजिए। पूरी क्लास में अभी तक जो भी हमने ओके जिसके साथ प्रॉब्लम हुई है एक बार मुझे मैसेज कर लेना, आई विल लेट यू नो। एक मिनट। राइट वर्क कांस्टेंट तो लाइट के मीटर पर सेकंड के यूनिट से कैंसिल आउट हो जाएगा ना? हाँ वहीं कैंसिल हो जाएगा वो, इसीलिए मीटर के लिए लिया है मैंने। बस जूल बचेगा जी। सर आप वो पीपीटी भेज देंगे ना नोट्स की? हाँ मैं आज मैंने बताया ना, मैं संडे तक इंशाल्लाह भेज दूंगा। यहाँ तक कंप्लीट करके जितना मैंने आज पढ़ाया है उस तक, वहां तक कंप्लीट करके इंशाल्लाह संडे तक आपको भेज दूंगा। ओके सर वो आप खुद बना रहे हैं? जी हाँ मैं खुद बना रहा हूँ। जी जी बोलिए सर। स्पेक्ट्रा का स्टार्टिंग का स्पेक्ट्रा का स्टार्टिंग, ओके एक मिनट में बताता हूँ। Z की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी ना। ओके बेटा, 1 सिर्फ हमेशा हाइड्रोजन के लिए रहेगी, जो हमने कैलकुलेशन करी है हाइड्रोजन एटम के लिए करी है। अगर वो हीलियम एटम होता तो हम Z की वैल्यू 2 रखते। नो प्रॉब्लम, जिसका इंटरनेट फिनिश होने वाला है भाई उसके साथ मैं कुछ कह नहीं सकता, नो प्रॉब्लम। हाँ स्पेक्ट्रा का स्टार्टिंग, ओके आदिल अहमद, तो बताइए स्पेक्ट्रा का आपको कहाँ से क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई स्पेक्ट्रा की? स्पेक्ट्रा के अंदर स्पेक्ट्रा, अच्छा देखो जी ऐसा है, स्पेक्ट्रा हमारा 3 टाइप तो छोड़ दो। स्पेक्ट्रा होता है 2 तरह का, या तो होगा बिल्कुल कंटिन्यूअस या होगा हमारा डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब है आपको मेरी वीडियो नजर आ रही है ना स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो आपको कंटिन्यूअस दिख रहा है सब। लेकिन अगर मैं बीच में कुछ रख दूं, बीच में आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं पेन वगैरह लगा दूं तो आपको डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये है बीच में से कंटिन्यूटी नहीं है, और जब कंटिन्यूटी नहीं है तो उसको हम डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। और जो आपका डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है वो 2 तरह का होता है, या तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या एमिशन स्पेक्ट्रा। अब ये बात आपको मालूम है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो इसका मतलब ये है पूरे स्पेक्ट्रा में से कुछ हमें खाली जगहें दिखाई देंगी। ठीक है, वो क्या है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अरे यार सिंपल सी बात है, आप किसी बकरे के सामने पत्ते रख दो, ठीक है, तो क्या करेगा? पत्ते एब्जॉर्ब करेगा, पत्ते खा लेगा। ठीक है, पहले जो आपके पूरा पेड़ जो था वो था पूरा कंटिन्यूअस बढ़िया सा, लेकिन जब बकरे ने खा लिया तो हो गया डिसकंटिन्यूअस। तो वो हो गया आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। पूरे स्पेक्ट्रा के अंदर बीच में आपको लाइंस दिखेंगी। और एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होगा? एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर आपको दिखाई तो कुछ नहीं देगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही वेवलेंथ की लाइंस दिखेंगी जो एमिट हो रही होंगी।
ठीक है जी। और डाउट किसी का कोई? जल्दी जल्दी पूछ लीजिए सबके, मुझे आवाज सुनने में आनी चाहिए। सर इसके बाद का बता दी थोड़ा। आप थे नहीं क्या भाई, कहाँ थे? अभी देखता हूँ, और नेटवर्क प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। जी 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 पूछिए जल्दी। लाइक भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। और किसी का कोई डाउट है? अरे भाई डाउट है तो पूछ लो, अगर नहीं समझ में आया तो भी लिख दो कि सर नहीं समझ में आया, एटलीस्ट बताओ तो। लाइक जो सर इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं सर, ये तो कैलकुलेटर्स ही होती हैं, जैसे अभी एनर्जी की 2.18 निकाली है, अभी अप्रॉक्स में आई है सर, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। देखो मैं आपको सिंपल सी बात देता हूँ, जब एग्जाम में आएगा ना तो एग्जाम में आमतौर पे क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जो कि कैंसिल आउट हो जाए और आपका फाइनल आंसर जल्दी आ जाए, तो डोंट वरी अबाउट दैट जी। कब तक चलेगा ये चैप्टर? कब तक? ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली 2 क्लासेस के अंदर अंदर ये चैप्टर इंशाल्लाह फिनिश हो जाएगा, और पॉसिबल अगर होगा तो इस वीक में हो सकता है 1 क्लास में एक्स्ट्रा लेनी पड़े, तो उसके लिए ज़रा तैयार रहिएगा। आई लेट यू नो आफ्टर डिस्कसिंग विद मैम, तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन 1 क्लास की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी वाइंड अप किया जाए। 2 क्लासेस और लगेंगी। इसके बाद ऑर्बिटल्स एंड सब ऑर्बिटल्स भी हैं। जी हाँ, इसके बाद ऑर्बिटल्स और सब ऑर्बिटल्स भी हैं। और इसके बाद हमारी फर्स्ट चैप्टर कब कराएंगे आप? इसके बाद ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह। ओके सर, जेड की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी ना, बिकॉज सर आपने बोला था कि साइंटिस्ट ने सिर्फ यहाँ तक ही मतलब हाइड्रोजन, अरे भाई हाइड्रोजन मतलब मेरी बात ये थी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा तो निकाला है, अच्छी बात है, लेकिन ओके 1 बाय 1 ठीक है, लेकिन बाकी एटम्स जिसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसके लिए एप्लीकेबल है ये थ्योरी। ये भी मैं बताऊंगा असल में होता क्या है कि जो 1 2 3 शेल ऐसे हैं ना, ये सिर्फ यूनि इलेक्ट्रॉन के लिए हैं, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना तो शेल एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स कर जाते हैं, वो भी बताऊंगा मैं बाद में जब बॉन्डिंग के बारे में हम बात करेंगे। सर वी कैन बी डिस्कस द सिलेबस इन नेक्स्ट क्लास? श्योर वी कैन डिस्कस द सिलेबस। सर वुड यू टीच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू? बेटा आई डोंट नो अबाउट दैट, बट मोस्ट प्रोबेबली आई विल नॉट टीच यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, परवेज सर विल टेक योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट प्रोबेबली, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ओके, मोस्ट प्रोबेबली 2 क्लासेस और लगेंगी इसके बाद इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। मैं बता देता हूँ क्या क्या रह गया इसके अंदर। एक तो आपके मेनली क्वांटम नंबर्स रह गए हैं, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रह गया है, और डी ब्रॉगली इक्वेशन रह गई है। सिर्फ ये 3 चीज़ें रह गई हैं। ये सिर्फ 3 चीज़ें तो मैं बोल रहा हूँ, बाकी बोर थ्योरी तो अभी स्टार्ट ही हुई है। सिर्फ 3 चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़नी है, एंड एवरीथिंग विल बी वेरी ईजी। अभी तक किसी को कोई चीज़ मुश्किल लगी है? वो बात अलग है तो बीच में क्लासेस छोड़ दी हों, ठीक है। ऑल गोइंग वेरी नाइस। अरे भाई आप लोग बोल सकते हो, यू कैन, यू हैव टू इंटरेक्ट हियर। आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा भाई। टीचिंग एक वे नहीं होती, वो दोनों तरीके से होती है, हमें सुनना भी पड़ता है। ओके सर ये कौन सा चैप्टर है? ये 2nd चैप्टर है बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम है इसका। ओके सर जी। ओके तो आई थिंक किसी का कोई सवाल नहीं है। अरे भाई सर जी 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 सर, कैन यू स्क्रॉल अप टू द पॉइंट वेयर यू रोट अबाउट लाइमन सीरीज एंड ऑल सीरीज? आई मिस्ड कॉपिंग दैट। एक्सक्यूज मी सर। जी हाँ सर, बीच में अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो आप नोट्स भेजेंगे, उसको रीड करके कवर हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, मुझे हो जाएगा। मेन पॉइंट्स में लिखेंगे। कैन यू बी टीच अ बिट स्लो? अच्छा स्लो, देखो यार मैं तो पढ़ा दूंगा, मैं स्लो भी, मैं तो एक कंसेप्ट आपको पूरे दिन भी खींच दूंगा, 12 घंटे भी पढ़ा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आपको होगी बेटा, आपका सिलेबस रह जाएगा। ठीक है सर, ऑलरेडी सर नॉर्मल स्पीड पे जा रहे हैं, इनफैक्ट समटाइम्स स्लो।
हाँ, हम सच में हम बहुत स्लो हैं, बहुत ज्यादा स्लो हैं। यस सर, तो बहुत जी हाँ। और ये एक मॉडरेट स्पीड है जिस हिसाब से हमें सारे बच्चों के हिसाब से लेकर चलना है, ठीक है। तो ठीक है, फिर और कोई सवाल किसी का? ऑल गोइंग गुड? फिर वाइंड अप करें आज का सेशन। यार आप लोग बोलते नहीं हो। आई एम रियली। IR क्या है? इंफ्रारेड। इतनी खामोशी। चलिए ठीक है, फिर वी कैन हैव अ नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में जल्दी अनाउंस कर दूंगा डिस्कस करने के बाद कब होगा, सो उसके लिए भी तैयार रहना आप, ठीक है, क्योंकि एक हमें एक्स्ट्रा क्लास लेनी होगी बीच में, ठीक है। ओके सर। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है मतलब चीजें दिमाग के ऊपर से जा रही हैं? भाई कमेंट बॉक्स में लिख दो एटलीस्ट। सर आ रहा है समझ। ओके। यस सर। ओके ओके ग्रेट। ओके ठीक है, फिर सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। या अच्छी वैल्यूज कहाँ से ढूंढ के लाते हैं? क्या बेटा दोबारा बताइए। सर जो साइंटिस्ट होते हैं इतनी अच्छी वैल्यूज कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, लाइक राइडबर्ग कांस्टेंट और ये? यार ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये तो हमें जब हम ऊपर जाएंगे ना जब मालूम करेंगे कि वैल्यूज यही वैल्यू क्यों है। ये तो साइंटिस्ट को भी नहीं पता कि ये वैल्यू ऐसी क्यों है। ये प्लैंक कांस्टेंट वगैरह ये सब नेचुरल वैल्यूज हैं, ये किसी ने निकाली नहीं है। वो बात अलग है कि क्या एक्सपेरिमेंट करके अच्छा पता लगा, ओके प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू इतनी होती है, अच्छा, तो ये सब नेचुरल है, नसीब से मिली है वैल्यूज, ठीक है। ठीक है, फिर सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। ओके, थैंक यू सर। ओके। अस्सलाम वालेकुम।